फर्स्ट ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था वैरायटी ऑफ लाइफ। आज इसका लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे हम, और जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है HIV और हेपेटाइटिस। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ये एक रेट्रोवायरस है, यानी कि ये अपने RNA से जो है वो अपना DNA प्रिपेयर कर लेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के जरिए। HIV वायरस में जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो एड्स में ग्लाइकोप्रोटीन है। इसकी ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या है कि ये किसी भी होस्ट की रिसेप्टर साइट पर जाकर अटैच हो जाएंगे। अब ये होस्ट सेल जिसके अंदर जाकर ये अटैच होंगे वो है वाइट ब्लड सेल्स, और इन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इन्वेलप के सराउंडिंग में जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर है, ये किसी भी होस्ट सेल के रिसेप्टर साइट पर बाइंड होंगे। बाइंड होने के बाद ये सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोसेस होगा। नॉर्मली क्या होता है, DNA से RNA बनता है और इस RNA से प्रोटीन बनती है। मगर इन वायरसेस में क्या होगा, ये RNA को यूटिलाइज करेंगे और अपना DNA सिंथेसाइज कर लेंगे। रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। किस तरह इंटर होंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू इंटर बाइंड करेंगे रिसेप्टर साइट पे होस्ट सेल की, और फिर ये इंटर हो जाएंगे के अंदर। सेल्स कौन से हैं? वाइट ब्लड सेल्स हैं। HIV वायरस में 2 स्ट्रैंड्स हैं RNA के, और दोनों के दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स हैं। 2 स्ट्रैंड्स होंगे RNA के। इसके साथ 3 डिफरेंट एंजाइम्स होंगे। पहला एंजाइम कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस, प्रोटीएज। हर एक का अपना अपना फंक्शन है। ये 2 स्ट्रैंड्स हैं इसके RNA के, ये एंजाइम्स मौजूद है। आउटर प्रोटीन कैप्सिड मौजूद है। कैप्सिड के सराउंडिंग में एक एनवेलप मौजूद है। एनवेलप पे ये ग्लाइकोप्रोटीन लगेंगे इसकी, जो अटैचमेंट में हेल्प करेंगे रिसेप्टर साइट पे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या है कि ये HIV का DNA बनाता है HIV RNA से, यानी कि ये इस RNA को सिंथेसाइज कर अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा। ये एक है तो ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना लेगा इस तरह का। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, RNA को यूटिलाइज करके अपना DNA बना लेगा। इंटीग्रेज का फंक्शन क्या है? ये इंटीग्रेज एंजाइम है, यहाँ मौजूद है इसके कैप्सिड के अंदर। इसका फंक्शन क्या है कि ये होस्ट के DNA में अपना DNA इनकॉर्पोरेट कर लेगा। RNA इसके पास मौजूद था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या फंक्शन करवाया कि इसको DNA में कन्वर्ट करवा दिया। अब जब DNA बन गया तो इस DNA को ये होस्ट सेल जिसके ऊपर ये अटैक करेगा उसके DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा, कंबाइन कर देगा। प्रोटीएज का क्या फंक्शन होगा? ये प्रोटीएज एंजाइम है, यहाँ मौजूद है। प्रोटीएज क्या करेगा? होस्ट के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स थी उनको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देगा। अब इन प्रोटीन को यूटिलाइज कर अपनी प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स तो है नहीं जो अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले होस्ट की प्रोटीन को ब्रेक करेगा और उन प्रोटीन से अपनी प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या था कि ये RNA को यूटिलाइज करके DNA बनाएगा। इसी तरह इंटीग्रेज का फंक्शन क्या था कि ये जब DNA बन जाएगा तो ये होस्ट सेल के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसी तरह प्रोटीएज का फंक्शन क्या था कि ये जो है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा होस्ट की प्रोटीन को, और फिर अपनी प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, यानी ये अपना कैप्सिड बनाना शुरू कर देगा। अटैक कहाँ करेंगे ये HIV वायरस? तो ये वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में भी लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स की भी 2 कैटेगरीज हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स है। बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है कि ये एंटीबॉडीज बनाते हैं ताकि कोई भी जो पैथोजन इंटर हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है और डिसीज कॉज कर रहा है ऑर्गेनिज्म में। अब जो है जब ये एंटीजन इंटर होगा बॉडी के अंदर तो बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ बॉडीज बनाएगी, प्रोटीनेशियस कंपाउंड बनाएगी जिन्हें एंटीबॉडी कहेंगे, ताकि ये जो
फॉरेन पार्टिकल इंटर हुआ है इसके साथ कंबाइन होकर इसका जो इफेक्ट है उसको ख़त्म कर सके। तो बी लिम्फोसाइट्स का क्या फंक्शन है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर होगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगे। मगर इन एंटीजिन को रिकग्नाइज करने का फंक्शन किसका है? टी लिम्फोसाइट्स का। टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, कोई भी एंटीजिन या फॉरेन पार्टिकल इंटर हो रहा है बॉडी के अंदर तो ये उसको रिकग्नाइज करेंगे, रिकग्नाइज करके फिर उसके अगेंस्ट बॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज। तो इनको पहचानने का काम किसका है? टी लिम्फोसाइट्स का। और बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है कि जब ये पहचान लेगा टी लिम्फोसाइट्स तो ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे इसके अगेंस्ट, ताकि ये बॉन्ड बना सकें और इस फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो टी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है कि ये एंटीजन को रिकग्नाइज करवाएंगे, पहचानेंगे। फिर पहचानने के बाद क्या करेंगे, ये टी किलर सेल्स को या साइटोटॉक्सिक सेल को मैसेज देंगे कि इनको किल कर दें। तो HIV वायरस में क्या होता है कि ये जो है वो टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जाकर अटैक करते हैं। ये जो सेल नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये तमाम मैकेनिज्म हो रहा है, ये इसके लिम्फोसाइट सेल में हो रहा है, टी लिम्फोसाइट्स में। टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक ही कर देंगे तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर होगा, पैथोजन इंटर होगा बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर एबिलिटी नहीं होगी कि उसको रिकग्नाइज कर सके, ताकि दूसरे सेल फंक्शन परफॉर्म करें। जैसे दूसरे सेल एंटीबॉडीज बना रहे थे, या दूसरे सेल्स का फंक्शन क्या था कि वो इस एंटीजन के इफेक्ट को ख़त्म कर सके, डिस्ट्रॉय कर दे। तो जब पहचानने वाले सेल ही ब्रेक हो जाएंगे तो बॉडी की जो कुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी है वो ब्रेक होने लग जाएगी। अब वो ससेप्टेबल है, कोई भी चीज़ जो है वो उनके ऊपर अटैक कर सकती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर ईजिली अटैक कर सकता है। लाइफ साइकिल क्या है HIV वायरस की, कि किस तरह ये अपना नंबर इंक्रीज करता है और किस तरह ये डिसीज कॉज करता है। तो ये HIV वायरस है इन्वेलपस का आउटर, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स लगी हुई हैं। इसी तरह अंदर कैप्सिड मौजूद है, प्रोटीनेशियस कोड इसका, और 2 इसके स्ट्रैंड्स मौजूद हैं RNA के, जो कि आइडेंटिकल हैं, एक एग्जैक्ट कॉपी एक दूसरे की। तो ये जो HIV वायरस है ये सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्टर साइट पर आकर अटैच होगा। यहाँ CD4 प्रोटीन या ये जो प्रोटीन्स के नाम लिखे हुए हैं इनकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होगी और बॉन्डिंग बना लेगी। तो ये रिसेप्टर साइट है जहाँ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये जो स्पाइक्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन हैं, ये इनको सेंस करेंगे और बॉन्डिंग बना लेंगे। बॉन्डिंग बनाने के बाद ये इस सेल के अंदर, टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर इंटर हो जाएंगे। इंटर होने के बाद क्या होगा कि ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है RNA जो कि आइडेंटिकल थे एक दूसरे के, उनको इंजेक्ट कर देंगे सेल के अंदर। इंजेक्ट करने के बाद अब ये वायरल DNA RNA जो है वो सेल के अंदर मौजूद है, आ गया है। तो अब क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स रिट्रोवायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा इनके अंदर, यानी अपने RNA को यूटिलाइज करके DNA बनाना शुरू कर देंगे। तो ये RNA से DNA बन गया, वायरल RNA था, तो जो DNA बनेगा वो भी वायरल का DNA होगा। अब ये वायरल DNA जो है वो इसके न्यूक्लियस के अंदर जाकर इंटर हो जाएगा। इंटर होने के बाद यहाँ पर फंक्शन किसका होगा, इंटीग्रेज एंजाइम का। इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगा, ये वायरल DNA उसको होस्ट के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट कर देगा, जोड़ देगा। जब ये जुड़ जाएगा, इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा इस वाले DNA के साथ, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, यानी कि DNA से RNA बनना शुरू हो जाएगा। जब ये RNA बनेगा तो ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अब यहाँ जो RNA बनेगा mRNA वो किसका होगा, वायरस का। क्यों? क्योंकि इसने इसके साथ सेल के ऊपर जाकर कंट्रोल हासिल कर लिया, इसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर लिया। अब ये mRNA न्यूक्लियर पूल के ज़रिए जो है वो बाहर जाएगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, यानी यहाँ पर प्रोटीन के सिंथेसिस स्टार्ट होगी। चूँकि ये जो RNA है mRNA ये वायरस का, तो अब यहाँ पर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वो भी वायरस की होगी। तो यहाँ वायरस की कॉपीज बनने लग जाएंगी, इसका RNA बनेगा, इसकी प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगी, और फिर ये असेंबल होने लग जाएंगे कैप्सिड के अंदर, हर न्यूक्लियर मटेरियल आने लग जाएगा।
और इस तरह ये पूरा सेल दोबारा से तैयार हो जाएगा, वायरस का पार्टिकल तैयार हो जाएगा पूरा। अब क्या होगा, ये जो जिस सेल के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे टी लिम्फोसाइट का, ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका, और ये जो वायरसेस हैं, वायरस पार्टिकल्स हैं, ये रिलीज हो जाएंगे सेल से। तो क्या होगा, ये सबसे पहले रिसेप्टर साइट पर आकर अटैच होगा। अटैच होने के बाद बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ पर बॉन्डिंग बनाने के बाद ये अपना न्यूक्लियर मटेरियल इंजेक्ट करेगा, आरएनए बनाएगा, वायरल आरएनए। वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, यानी आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, यहाँ रिवर्स प्रोसेस होगा। अब जब वायरल डीएनए बन जाएगा तो ये न्यूक्लियस के अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा होस्ट डीएनए के साथ। अब यहाँ पर ये अपना कंट्रोल हासिल कर लेगा और एमआरएनए सिंथेसाइज कर देगा। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और ये एमआरएनए सेल से बाहर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर। अब यहाँ पर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब जो प्रोटीन बनेगी वो वायरस की बनेगी, क्योंकि एमआरएनए वायरस का है। अब ये असेंबल होने लग जाएंगे, इस कैप्सिड के अंदर हर आरएनए का मौजूद होगा। फिर क्या होगा कि ये पूरा अपना पार्टिकल सिंथेसाइज कर लेंगे और ये होस्ट की वॉल को रप्चर करके बाहर रिलीज हो जाएंगे। वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे टी लिम्फोसाइट को, T4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इन सेल के अंदर क्या करेंगे, ये अपनी रेप्लिकेशन करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। T4 सेल के अंदर अपना नंबर इंक्रीज करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ जो साइकिल था वो लिटिक साइकिल था, जिसमें लिसिस हो रही है होस्ट सेल की। अब क्या होगा कि जब वो T4 सेल या हेल्पर सेल या लिम्फोटिक सेल, ये जो लिम्फोसाइट सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो जो है वो इम्यूनिटी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये मजीद मैसेज नहीं पहुंचा सकेंगे टी किलर सेल को या साइटोटॉक्सिक सेल्स को। तो इम्यूनिटी क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। अब कोई भी जो और पैथोजन है वो इजीली अटैक कर सकता है उस ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि उसके वो सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को रिकग्नाइज करते थे और फिर मैसेज पहुंचाते थे दूसरे किलर सेल्स पे, जिनका फंक्शन क्या था कि फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजन को किल कर देना। अब वही सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो बॉडी की इम्यूनिटी ब्रेक हो जाएगी। आप बॉडी के ऊपर कोई भी डिसीज जो है वो इजीली आके अटैक कर सकती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इजीली आके अटैक कर सकता है और डिसीज कॉज कर सकता है। ट्रांसमिशन कैसे होगी, ट्रांसमिशन में क्या होगा कि ये बॉडी के फ्लूइड के जरिए होगी या ब्लड के थ्रू होगी, या तो ब्लड के जरिए होगी या बॉडी फ्लूइड के जरिए होगी। 90% ट्रांसमिशन जो है वो क्लोज कांटेक्ट से या सेक्सुअल कांटेक्ट से होगी। अब ये होमोसेक्सुअल भी हो सकता है, यानी कि सेम स्पीशीज के दरमियान भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान। इसके अलावा जो दूसरे वेज हैं ट्रांसमिशन के वो हैं इंट्रावीनस ड्रग, यानी कि ये जो वेन्स नज़र आ रही है इनके अंदर जो है वो ड्रग को इंजेक्ट करते हैं कुछ लोग। अब वो एक ही नीडल को बार बार यूज़ करते हैं, जो कि अनस्टेराइज होती है, क्लीन नहीं होती है। तो एक ही नीडल को बार बार इंजेक्ट करेंगे अपने वेन्स के अंदर और ड्रग को इंजेक्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी ये वायरस जो है वो एड्स कॉज होता है और ये वायरस ट्रांसमिट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर ये डिसीज़ है उससे किसी नॉर्मल पर्सन में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई जाए, डोनेट कर दिया जाए, उसका ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उसमें भी ये डिसीज़ कॉज हो सकती है एड्स की। क्लोज कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड का नॉन इन्फेक्टेड या हेल्दी पर्सन के साथ। अब अगर उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में अगर कट्स लगे हुए हैं तो उन कट्स के थ्रू भी ये वायरस इंटर हो सकता है उसकी बॉडी में। इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन से भी जो है ये उसके बनने वाले नए डॉटर सेल्स के अंदर भी, डॉटर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है प्लासेंटा के थ्रू या मिल्क। साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? फ्लू होगा, हेडेक होगा और फीवर होगा। ये तमाम सिम्टम्स जो हैं वो स्टार्टिंग में अपेयर होना शुरू हो जाएंगे।
हो कैसे रहा था ये? इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा था। ट्रांसफर होने के बाद जो सिम्टम्स अपेयर होगा फर्स्ट वो है फीवर का, फ्लू का या हेडेक का। नमूनिया स्टार्ट हो जाएगा, मगर नमूनिया के साथ कफिंग भी होगी और पस की फॉर्मेशन होगी। ये नॉर्मल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर था, अब इसमें पस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। डिमेंशिया हो जाएगा, यानी भूलने की बीमारी हो जाएगी। मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगी कि वायरस जो है वो कुछ इन सेल्स पे भी अटैक कर रहा था, तो जो इम्यूनिटी ब्रेक हो गई, तो सेल पे कोई दूसरे भी ऑर्गेनिज्म पे कोई दूसरे वायरसेस भी या दूसरे बैक्टीरिया भी अटैक कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसकी मेमोरी लॉस हो रही है। मेमोरी लॉस होने को डिमेंशिया कहते हैं। वेट लॉस हो जाएगा, इम्यूनिटी ब्रेक हो रही है और वेट पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। डायरिया, स्पेक्टिसीमिया ब्लड पॉइजनिंग को कहते हैं। अब ब्लड के ऊपर बॉडी जो है वो इम्यूनिटी इसकी ब्रेक हो चुकी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म पैथोजन इसके ऊपर आके इजीली अटैक कर सकता है। सपोज अगर इसके ऊपर किसी वायरस बैक्टीरिया का अटैक हुआ, तो ये बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने लग जाएगा इसके ब्लड के अंदर। अब ये फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस या पॉइजन प्रोड्यूस होंगे तो लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। लीकेज स्टार्ट होगी तो ये दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो स्पेक्टिसीमिया किसे कहते हैं? ब्लड पॉइजनिंग को। कैपोसिस सार्कोमा स्किन का कैंसर है। कैंसर में क्या होता है, नॉर्मल सेल जो है वो एबनॉर्मली डिवाइड होने लग जाते हैं। एक सेल से दो सेल बनने के बाद एबनॉर्मली डिवाइड होंगे तो वो मास ऑफ सेल्स बनना शुरू हो जाएगा इनको। बेसिकली क्या होता है कि ये जो नॉर्मल सेल होते हैं इनमें फंक्शन जो है रेगुलेटेड होता है, कंट्रोल में होते हैं, किसी भी ग्रोथ प्रोमोटिंग या ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर की बात को मानना शुरू कर देते हैं। मगर जब कैंसर का प्रोसेस होता है तो क्या होगा, ये किसी भी ग्रोथ इनहिबिटिंग या ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस के सिग्नल्स को रिसीव नहीं करेंगे, बल्कि एबनॉर्मली डिवाइड होने लग जाएंगे और नॉर्मल सेल से न्यूट्रिशन हासिल करना शुरू कर देंगे और अपना मास इंक्रीज कर लेंगे, तो इसे कैंसर कहेंगे या ट्यूमर कहेंगे। कमजोरी होना शुरू हो जाएगी, वार्ड्स ऑफ इलनेस। कंट्रोल या ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन क्या है? तो कंट्रोल के लिए जो कुछ ड्रग्स यूज की जाती हैं, जैसे कि जीडोथायमिडीन और जाइडोविडीन, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये कि जो वायरस का जो प्रोग्रेस हो रही थी, रेप्लिकेट हो रहा था बॉडी के अंदर, उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर देंगे ताकि वायरस जो है वो दूसरे अटैक ना कर सके दूसरे ऑर्गन्स पे भी, कोई दूसरा वायरस। तो ये ड्रग्स का यूज किया जाता है, इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरह एक और है राइबोफ्लाविन, इसको यूज़ किया जाता है कि वो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करें। सुमेरिन एक ड्रग है जो कि एक प्लांट से हासिल की जाती है, मिल्क थ्रिस्टल से। ये एंटी पैरासिटिक है, इसको भी इनहिबिट करने के लिए यूज़ किया जाता है वायरल की प्रोडक्शन। इसके अलावा जो है वो प्रिवेंशन जो है वो ये भी हो सकती है कि अनस्टेरिलाइज नीडल्स को यूज़ करें, क्लोज कॉन्टैक्ट से अवॉइड करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने से पहले टेस्ट किया जाए प्रॉपर। अब जो डिसीज हम डिस्कस करेंगे वो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? बेसिकली ये लिवर में इन्फ्लेमेशन, उससे पहले और बॉडी का कलर जो है वो येलो होने लग जाता है। अब ये ऐसा क्या होता है कि ये बॉडी का कलर येलो होना शुरू हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में होता है, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर दो ग्रुप्स हैं, एक हीम ग्रुप है और दूसरा ग्लोबिन जो कि इसकी प्रोटीन है। अब जब ये 120 डेज के बाद रेड ब्लड सेल जो हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो इनकी जो प्रोटीन है ग्लोबिन प्रोटीन, इसको रीयूटिलाइज किया जाएगा। ये ब्रेक हो जाएगी अमाइनो एसिड में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ये पॉलीमर है जो कि अपने मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन मोनोमर्स को यानी अमाइनो एसिड को दोबारा यूटिलाइज किया जाएगा ग्लोबिन प्रोटीन बनाने के लिए या नए रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए। इसी तरह हीम ग्रुप के अंदर दो कंपाउंड है भाई, एक इसका आयरन है और दूसरा इसका रिंग है। ये आयरन है और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, पूरी रिंग को पोरफायरिन रिंग कहते हैं। इस आयरन को जो है वो दोबारा रीयूज किया जाएगा जब ये रेड ब्लड सेल ब्रेक हो जाएगा, तो इस आयरन को यूटिलाइज करके दोबारा से नए रेड ब्लड सेल्स बनाए जाएंगे। मगर अब ये जो इसका बाकी पार्ट है इस रिंग का, हीम का, तो ये जो रिंग है ये ब्रेक होकर क्या बनाएगी, बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि बिलीवर्डिन येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
नॉर्मली क्या होता है कि ये रेड ब्लड सेल्स की जो वेस्ट प्रोडक्टिंग है बाइल से लीवर में जाएंगे और फिर गॉल ब्लैडर से जो है इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और इस तरह ये बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाएंगे। मगर जो है हेपेटाइटिस में क्या होता है कि ये जो बिलीवर्डिन है जो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये लीवर के अंदर तो इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ब्लड के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी, ब्लड से पूरे सर्कुलेशन की तरफ पूरी बॉडी में चली जाएगी, जिसकी वजह से येलो कलरेशन डेवलप होगी। तो जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होंगे तो इसकी रिंग से जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा जिसे बिलीवर्डिन कहते हैं। ये बिलीवर्डिन जो है वो लिवर के अंदर जाने के बजाय ये पूरे जो ब्लड है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में येलो कलर की अपीयरेंस आना शुरू हो जाएगी। हेपेटाइटिस जो है वो क्या है, इन्फ्लेमेशन है लीवर के अंदर, लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, सूजन होना शुरू हो जाएगी उसके अंदर, वायरल इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकता है या कुछ ड्रग्स के टॉक्सिक एजेंट्स या ड्रग्स के यूसेज से भी हो सकता है। ये वायरस है हेपेटाइटिस का। सिम्टम्स क्या अपेयर होंगे, इसमें जॉइंटनेस होगी यानी येलो कलरेशन हो जाएगा, एब्डोमेन में पेन स्टार्ट हो जाएगा, लिवर इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, मगर कुछ केसेस में लिवर श्रिंकेज भी हो जाता है जिसे लिवर सिरोसिस कहते हैं, फैटीग थकावट होने लग जाएगी और फीवर भी स्टार्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस की टाइप्स कितनी हैं, तो आपकी बुक में जो है वो 3 टाइप्स बताई गई हैं, तो इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस ए, ये वाटर बॉर्न है यानी वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होगा। यहाँ जो वायरस है वो आरएनए वायरस है। कैसे ट्रांसमिट होगा, क्लोज कांटेक्ट से या फीसिस के जरिए ट्रांसफर होगा इन्फेक्टेड पर्सन के। फीसिस क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। आपने सुना होगा कि कई कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके साथ जो है वो सैनिटरी का वाटर जो है वो मिक्स हो जाता है, तो अगर कोई पर्सन जो है, अब जो सैनिटरी का वाटर था उसके अंदर ये आरएनए वायरस हेपेटाइटिस ए का वायरस मौजूद है, ये नॉर्मल वाटर के साथ जब मिक्स हो जाएगा तो इस पर्सन को अगर कोई इस वाटर को अगर कोई इंटेक कर लेगा तो ये आरएनए वायरस उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, कंटेमिनेटेड फूड से, क्योंकि वायरस जो है वो फीसिस यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इंडिविजुअल का जिसको ये वायरस है हेपेटाइटिस है ए है उसके अंदर मौजूद है, तो उसके फीसिस से अगर ये कांटेक्ट हो जाएगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे कि सैनिटरी का वाटर जो है वो सीवरेज का वाटर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और अगर उसको कोई इनटेक कर ले तो वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह जो लोग प्रॉपर वॉश नहीं करते हैंड, तो उनके हैंड्स के थ्रू भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। कंटेमिनेटेड फूड, हाथ जो है वो उसके प्रॉपरली वॉश नहीं थे तो उसने अगर उस फूड को यूटिलाइज कर लिया तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा हेपेटाइटिस उसका वायरस। सिम्टम्स क्या अपेयर होंगे, पेन स्टार्ट हो जाएगा राइट साइड पर एब्डोमेन की, फीवर होगा, जॉइंटनेस यानी येलो कलरेशन हो जाएगी, आई के अंदर जो स्कैलरा का पार्ट है वो पूरा का पूरा येलो होना शुरू हो जाएगा। डाइजेशन में डिसऑर्डर्स होने लगेंगे क्योंकि लीवर जो है वो उस प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा पर्सन, और नॉजिया हो जाएगा यानी उसको मतली होना शुरू हो जाएगी, ऐसे लगेगा कि वोमिटिंग होने वाली है और वोमिटिंग हो जाएगी। हेपेटाइटिस बी कैसे ट्रांसफर होगा, ये सीरम के थ्रू ट्रांसफर होता है। ब्लड के अंदर क्या है, 2 पार्ट्स हैं, एक तो इसका सेल है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होंगे या रेड ब्लड सेल्स प्लेटिलेट्स वगैरह होंगे, दूसरा पार्ट कौन सा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, या अगर रेड ब्लड सेल्स हैं तो ये वाला जो पार्ट है लिक्विड फ्लूइड है जो इसको प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा में भी 2 चीज़ें, एक तो सीरम है और दूसरा प्रोटीन है। तो ये जो सीरम है ये इसके थ्रू जो है वायरस ट्रांसफ़र होगा इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन के अंदर। हेपेटाइटिस बी सीरम के ज़रिए ट्रांसफ़र होगा किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर। हेपेटाइटिस बी का कॉज जो वो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो जो है वो सर्कुलर है पर
कंप्लीटली जो है वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि ये जो डीएनए आपको नज़र आ रहा है, इसका न्यूक्लियर मटेरियल नज़र आ रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। मगर देखें यहाँ से ये जो पार्ट है ये इसका, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड है। तो इसमें स्पेशल टाइप का डीएनए मौजूद होता है कि कुछ पार्ट इसका डबल स्टैंडर्ड होता है, मगर कुछ पार्ट इसका जो है वो सिंगल स्टैंड पर मुश्तमिल होगा, सर्कुलर होगा। इसके जीनोम में दो तरह की प्रोटीन पाई जाएंगी, एक तो इसकी सरफेस पे जो प्रोटीन है, एक ये वाली प्रोटीन है सरफेस प्रोटीन, दूसरी इसकी कोर प्रोटीन है ये वाली प्रोटीन। तो दो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स पाई जाएंगी। डीएनए कैसा था इसका, डबल स्टैंडर्ड था, मगर कुछ पार्ट जो है वो इसका सिंगल स्टैंड था, पूरा का पूरा डबल स्टैंडर्ड नहीं था। टू डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन थी, एक सरफेस प्रोटीन है ये वाली, और दूसरी जो है वो कोर प्रोटीन्स है। हेपेटाइटिस बी का जो जीनोम है वो 359 न्यूक्लियोटाइड्स पर कंप्राइज होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसी दूसरे पैथोजन, यानी कि हमने जो वीरोइड्स पढ़े थे वो सबसे स्मॉलेस्ट है, उनसे भी कम इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है। हेपेटाइटिस बी में जो है ये कौन सी कंट्रीज में ज़्यादा है, एशिया की कंट्रीज में या अफ्रीकन कंट्रीज में। एसिम्प्टोमेटिक और कैरियर है, यानी कि जिस इंडिविजुअल के अंदर ये वायरस मौजूद है वो सिम्टम नहीं शो करेगा, उसको कैरियर कहेंगे, यानी कि एक्सटर्नली इसके ऊपर कोई सिम्टम्स नहीं शो होंगे, नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर ये वायरस मौजूद है। तो एसिम्प्टोमेटिक यानी सिम्टम लेस होगा, सिम्टम्स नहीं अपेयर होंगे, और इनको कैरियर भी कहेंगे। लिवर कैंसर कॉज होगा कुछ इंडिविजुअल्स में जो कैरियर है। जब सीवियर कंडीशन हो जाएगी, डिसीज ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगी, तो लिवर के अंदर एबनॉर्मल सेल्स बनने लग जाएंगे और कैंसर डेवलप हो जाएगा। वायरस कैसे ट्रांसफ़र होगा हेपेटाइटिस बी का, ये स्किन के थ्रू ट्रांसफ़र होगा या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। जिसके ब्लड के अंदर, क्योंकि ये सीरम बॉर्न है, ब्लड के अंदर सीरम मौजूद है, उधर वायरस मौजूद है ये वाला, तो अगर ये ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें, किसी को ट्रांसफ़र कर दें, या उसके ब्लड से कोई दूसरा पर्सन, हेल्दी पर्सन कांटेक्ट कर ले, तो ये इजीली उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिम्टम्स क्या हैं, इंसेफेलोपैथी, यानी कि ब्रेन के कुछ सेल्स जो है वो डैमेज होने लग जाएंगे। एसाइटिस, यानी कि बॉडी के अंदर फ्लूइड की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फ्लूइड जमा होने लग जाएगा। क्योंकि ये लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लीवर जो है वो डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा, तो कुछ फ्लूइड जो है वो जमा होने लग जाएगा। पाल्मर इरीथीमा, यानी कि जो पाम्स हैं वो रेड कलर की होने लग जाएंगी। ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फ्लो जो है वो इसका रुक जाएगा, नॉर्मल वे में फ्लो नहीं हो पाएगा। इडीमिया, यानी कि कुछ ऑर्गन्स में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो सूजना शुरू कर देंगे। अब जब लीवर जो है वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, और येलो कलरेशन यानी जॉइंटनेस। जॉइंटनेस कैसे हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स की जो वेस्ट प्रोडक्ट है बिलीवर्डिन, उसके थ्रू कि वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो गया और पूरी बॉडी का येलो कर दिया। हेपेटाइटिस सी जो है वो थर्ड टाइप है, और ये प्लासेंटा बॉर्न है, यानी प्लासेंटा के ज़रिए ट्रांसफ़र होगी। यहाँ जो वायरस है वो है आरएनए इन्वेलप वायरस। आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है और साथ में इन्वेलप है, यानी आउटर कवरिंग में मौजूद है। इन्वेलप प्रोटीन्स हैं, ये आरएनए इसका, और ये इसका कैप्सिड है, ये कोर कहते हैं इसे। सीवियर डिसीज कॉज करता है, कोरोनिक डिसीज कॉज करता है लिवर के अंदर। ट्रांसफ़र कैसे होगा, मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए या प्लासेंटा के थ्रू, या क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र होगा। सिम्टम्स क्या हैं, एसाइटिस, यानी कि फ्लूइड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, पानी जमा होने लग जाएगा। नोजिया, यानी कि मतली। वेस्कुलर एस्टेरिक्स, यानी कि कुछ इलनेस स्टार्ट हो जाएगी। जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा। एस्थीनिया भी वीकनेस को कहते हैं, भूख लगना कम हो जाएगी। लैक ऑफ एपेटाइट, जॉइंटनेस यानी येलो कलरेशन स्टार्ट हो। तो यहाँ तक जो है HIV और हेपेटाइटिस के दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हमारे,
और इसके साथ साथ हमारा ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो इस तरह हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया और इन जो क्वेश्चंस हैं इनकी आप एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो लेबल डायग्राम बनानी है बैक्टीरियोफेज की, और तो बाकी सब आसान है। डिफरेंस बिटवीन लिटिक एंड लाइसोजेनिक, यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको कॉलम के थ्रू बताना है कि इसके अंदर जो है होस्ट की जो है वो ब्रेकेज हो जाती है, लिसिस हो जाती है, और इसके अंदर टेम्पलेट फॉर्म में रहेगा और होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह ये वाले क्वेश्चन के अंदर जो है वो लिटिक साइकिल डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और इसको डिस्क्राइब भी करना है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।